क्या बात कर रहे हो? आज से शुरू संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। पहले एसआईआर को लेकर हंगामे के आसार। सत्र में 10 बिल होंगे पेश। 7 दिन और बढ़ाई गई एसआईआर की डेडलाइन। 11 दिसंबर तक चलेगा। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को होगी जारी। आज भारत में आज है एलपीजी के दामों में कटौती। हवाई टिकट हो सकता है महंगा। आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025। अमृतपाल सिंह की पैरोल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। संसद के विंटर सेशन में शामिल होने की मांग। पंजाब सरकार बोली बाहर आए तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा बन सकता है दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका। वैज्ञानिक बोले 7 साल में मुमकिन है बदलाव। मध्य प्रदेश में नवंबर में रिकॉर्ड सर्दी। दिसंबर में और बढ़ेगी। राजस्थान के झुंझुनू सीकर में शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल के रोहतांग में पास में बर्फ की चादर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और सीधी तस्वीरें हम आपको संसद से दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें ये राज्यसभा और लोकसभा से। लोकसभा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी सांसद जो है राष्ट्रगान के दौरान, अभी दोनों तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई है। 11 बजते ही ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने सीट पर सुशोभित नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ओम बिरला संसद की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अहमद की चलू, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मौजूद तय पाया है एतकाद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला। आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहाँ दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा, तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। क्वायर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना, यानी आपका किसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है, वो आपने करके दिखाया। आपको भारत के कई क्षेत्रों बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग दायित्व संभालते रहे। और मैं देखता था कि झारखंड में तो
आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते थे। और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो, इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे, छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना। ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था, उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है, आप प्रोटोकॉल के परे रहे। और मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है, और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ, उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे कुचले और कुछ वंचित परिवार थे, उनकी चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मैं उन दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहता हूं जिसको कभी मैंने आपसे, आपके परिवारजनों से भी सुना है। मंदिर के तालाब में का डूबने के समय आपके लिए हमेशा किसने बचाया, कैसे बचाया पता नहीं, मैं बच गया। ईश्वर ने कुछ आप पर कृपा की, इस प्रकार का भाव आपके परिवार के लोग हमेशा। और दूसरा जो हम सब बहुत बारीकी से जानते हैं, जब कोयम्बतूर में लाल कृष्ण आडवाणी जी का यात्रा होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ, शायद 60-70 लोग मारे गए। भयंकर बम ब्लास्ट था, और उस समय आप बाल बाल बच गए थे। इन दोनों में जब आप ईश्वरीय शक्ति का संकेत देखते हुए अपने आप को समाज के प्रति अधिक समर्पित भाव से काम करने की जो आपने वजह के रूप में उसको कन्वर्ट किया, ये अपने आप में एक सकारात्मक सोच से बना हुआ जीवन का प्रतिबिंब है। आदरणीय सभापति जी, जो एक बात मैं जानता नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चला, आप शायद अभी उपराष्ट्रपति बनने के बाद काशी गए थे, और आपका काशी का दौरा था, तो एक सांसद के नाते
स्वाभाविक रूप से मेरा मन वहां सब कुछ ठीक ठाक हो ही रहता है। लेकिन आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प हो जाएगा और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक भाव जो इस प्रकार की दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। आदरणीय सभापति जी, छात्र जीवन से आपकी नेतृत्व सामर्थ्य रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में आप हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ विराजमान है, यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आप लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी जवानी में, युवा अवस्था में, जब किसी को भी सरल मार्ग से जाने का मन कर जाता है, आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, शासनों की सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन जज्बा कुछ और ही था। और वह उस क्षेत्र के सभी, उस सब पीढ़ी के नौजवान आज भी इमरजेंसी के खिलाफ की आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था, लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारद रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Honorable Deputy Chairman. आदरणीय सभापति जी, वडक्कम, अभिवादन। यह सुखद संयोग है कि लगभग 7.5 दशकों बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु में जन्मे,
देश के सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, उन्हीं महान शख्सियत के उत्तराधिकारी के रूप में आज आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के एक सप्ताह बाद आदरणीय राधा कृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा, उससे आपके व्यक्तित्व की चार पांच चीजें बड़ी विलक्षण और अलग मुझे लगती हैं। पहला, डायलॉग में यकीन, डिबेट में यकीन, दूसरे के मत को सुनना और सम्मान देना। दूसरा, कन्विक्शन, 16 वर्ष की उम्र में जो ठीक लगा, जो मार्ग आपको, जो आस्था, जो विचार पसंद आया, उस पर आप चले। इसकी परवाह आपने नहीं की कि उस विचारधारा के समर्थक वहां हैं या नहीं। यह आपके बारे में जानते हुए मुझे महान लिंकन के उस पत्र का स्मरण हुआ जो उन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा था जहां उनका बच्चा पढ़ता था। उसमें अनेक चीजों के साथ उन्होंने एक कामना और की थी कि मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले, जब भीड़ कोई और चीज महसूस करती हो और वो अकेला हो, अकेले महसूस। स्थगित हुई है लोकसभा की कार्रवाई, 12 बजे तक स्थगित हुई है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हुई है। दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और संसद जो है वो जनता के मुद्दों को रखने की जगह है, ना कि हंगामे और प्रदर्शन की जगह है। और सदन की कार्रवाई में प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बोलते नजर आए और उन्होंने राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि न सिर्फ सदस्य इस सदन की गरिमा को बरकरार रखेंगे, बल्कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की गरिमा को भी सदस्य बरकरार रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। प्रधानमंत्री ने ये बात सदन में बोली। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हुई है। दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले सभी दलों की ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें यह सहमति बनी कि संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी। और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों से अपील की कि संसद की कार्रवाई, संसद की गरिमा को बरकरार रखते हुए संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है। संसद का सत्र मुद्दों पर होना चाहिए, न कि हंगामे और प्रदर्शन की जगह है। संसद देश के विकास के लिए सोच सकारात्मक हो, जनता के मुद्दों को सदन में उठाया जाना चाहिए, नए सांसदों को बोलने का मौका देना चाहिए, उनके अनुभव का लाभ जो है सदन को भी मिले, देश को भी मिले, ये प्रयास होना चाहिए। और हार
की खींच और जीत का जो उत्सव है वो मनाने की जगह संसद नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। डीएल से जुड़े काम काज जो है निजी एजेंसी को सौंपा गया है। अब तक स्मार्ट चिप के पास थी जिम्मेदारी। प्रदेश में 3 नई एजेंसियां अब काम संभालेंगी। लखनऊ में सिल्वर टच करेगी डीएल प्रोसेस, वहीं फोकाम, नेट, रोजमार्टा अन्य जिलों में कार्य देखेंगी। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, पूरा टेस्टिंग जारी। 1 दिसंबर से नई व्यवस्था से डीएल निर्माण होंगे। अब स्मार्ट चिप के साथ अब तक स्मार्ट चिप के पास ये जिम्मेदारी थी। प्रदेश में अब 3 नई एजेंसियां इस काम को संभालेंगी। लखनऊ में सिल्वर टच करेगी डीएल प्रोसेस, वहीं लखनऊ में सिल्वर टच डीएल प्रोसेस करेगी। 3 नई कंपनियां अब इस प्रक्रिया को संभालेगी। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन पूरा हुआ है, टेस्टिंग अब जारी है। 1 दिसंबर से नई व्यवस्था में डीएल निर्माण होंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में 1 दिसंबर से बड़ा बदलाव किया गया है। अब नई प्रक्रिया के तहत 3 एजेंसियां अब इस प्रक्रिया को संभालेंगी। अब तक स्मार्ट चिप के पास थी जिम्मेदारी। अश्वनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, अब डीएल बनाने के प्रोसेस जो है उसमें बड़ा बदलाव किया गया। 1 दिसंबर से नए हिसाब से अब डीएल बनाए जाएंगे और इसके लिए 1 दिसंबर से व्यवस्था की गई है। 3 नई एजेंसियां अब इस कार्य को संभालेंगी। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में डीएल बनाने को लेकर के काफी माथा पच्ची करनी पड़ती। तमाम बार शिकायतें आती हैं कि जो कर्मचारी लगे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो डीएल समय से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और जो काबिल लोग होते हैं उनको मिल जाता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। अब नई 3 एजेंसियों को जो है इसका जिम्मेदारी दी गई, जिसके चलते ये तीनों काम करेंगे। जिसमें लखनऊ में सिल्वर टच करेगी डीएल प्रोसेस काम, इसके अलावा वोकाम, नेट, रोज मार्टा अन्य जिलों में काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज से व्यवस्था लागू हो गई, जिससे कहीं ना कहीं जो डीएल बनाने वाले आदेशक है उनको राहत मिलेगी। जी बिल्कुल अश्वनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 दिसंबर से नई व्यवस्था में डीएल के निर्माण होंगे। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 3 नई एजेंसियां अब इस कार्य को संभालेंगी। इससे पहले एक एजेंसी इस कार्य को देख रही थी और 1 दिसंबर से यह प्रक्रिया में बदलाव किया गया। स्मार्ट टच के पास अब तक ये जिम्मेदारी थी। अब 3 नई कंपनियां अब इस प्रक्रिया को संभालेंगी। 3 नई एजेंसियां अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। सिल्वर टच लखनऊ में डीएल प्रोसेस करेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, अब एक साथ जमा हो सकेगा गृह व जलकर, नहीं लगाना पड़ेगा अलग अलग ऑफिसों के चक्कर। एनआईसी ने तैयार किया नया सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑडिट जारी है, जल्द इसका उपयोग शुरू होगा। सुविधा से करीब 5.5 लाख भवन स्वामी लाभान्वित होंगे। 15 वर्ष पहले जल संस्थान नगर निगम का हुआ था विलय। तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑडिट जारी है और जल्द इसका उपयोग शुरू हो जाएगा। पंद्रह वर्ष पहले जल संस्थान नगर निगम का हुआ था विलय। सुविधा से करीब 5.5 लाख भवन स्वामी लाभान्वित होंगे।
तो लखनऊ से अहम खबर अब एक साथ जमा हो सकेगा ग्रह व जलकर। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं, एक साथ जमा हो सकेगा ग्रह व जलकर। एनआईसी ने तैयार किया नया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑडिट, सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट जारी है, जल्द ही इसका उपयोग शुरू होगा। पंद्रह वर्ष पहले जल और नगर निगम का विलय हुआ था। सुविधा से 5.5 लाख भवन स्वामी लाभान्वित होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अहम खबर है, डिवाइडर को तोड़ पीडब्ल्यूडी कार्यालय में गिरी कार। कार सवार पिता पुत्र मौके पर ही दोनों की मौत हुई है, गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, कार सवार पिता की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल पुत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज जारी है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। गंभीर रूप से घायल पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। तो गाजियाबाद से अहम खबर, डिवाइडर तोड़कर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में गिरी कार। गाजियाबाद से अहम खबर, डिवाइडर तोड़कर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में गिरी कार। गंभीर रूप से घायल पुत्र अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसका इलाज जारी है, जबकि पिता की दुर्घटना में मौत हुई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। घायल पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। तो गाजियाबाद से अहम खबर, डिवाइडर तोड़कर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में गिरी है कार। ऊपर से गाड़ी गिरी थी, 2 जने थे इसके अंदर। पुलिस वाले आए तो ठीक था, मगर बाप एक में लगता। अच्छा, जब गाड़ी गिरी थी आप कहाँ पर थे उस समय? मैं तो अंदर था। तो फिर आपको पता लगा, आपने क्या किया उस समय पर? मैंने आया, वो लड़का जब भी तुरंत निकल कर आ गया गाड़ी में से। फिर मैंने उसको देखा, मैंने क्या बात है, मैंने सोचा कोई बाहर से कूद गया। तो उन्होंने कहा भैया गाड़ी गिर गई। मैं उस टाइम अपना पिक्चर देख रहा था, लीड लगा के। सो रहे थे? नहीं, लीड लगा के पिक्चर देख रहा था। फिर भैया मैंने देखा, वो उनका फादर वो जमीन मौके पे ही खत्म हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकास नगर से अहम खबर है, जहां अतिक्रमण पर एनएचएआई की कार्रवाई जारी है। हरबटपुर से बढ़वाला तक हटेगा अतिक्रमण। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के दोनों तरफ हटाया अतिक्रमण। दुकानदारों विभागीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। आपको बता दें, सख्त कार्रवाई करने के मूड में अब एनएचएआई। तो विकास नगर से अहम खबर, अतिक्रमण पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्रवाई। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के दोनों तरफ से हटाया गया है अतिक्रमण। दुकानदारों विभागीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। हरबटपुर से बढ़वाला तक हटेगा अतिक्रमण। दुकानदारों विभागीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई। सख्त कार्रवाई के मूड में अब एनएचएआई।
विकासनगर से एंकर अतिक्रमण पर NHAI की कार्रवाई। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के दोनों तरफ हटाया अतिक्रमण। दुकानदारों विभागीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के दोनों तरफ हटाया गया अतिक्रमण। दुकानदारों विभागीय अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक। कल ये बात हुई थी कि हटिए ऐसे, हाँ हटिए हम यहाँ से, कहाँ हट रहे हम ऐसे, क्यों? जब आप बात होगी सवेरे के आप व्यापारी को मीटिंग बुला लेंगे तो आप निर्धारित कर दो कहाँ हटाना, हटा देंगे। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विस्फोट मामले में NIA का छापा। लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विस्फोट मामले में NIA का छापा। लखनऊ सहित कश्मीर में 10 स्थानों पर NIA ने छापेमारी की है। अन्य जिलों में संदिग्ध ठिकानों पर NIA की तलाशी अभियान जारी है। लखनऊ सहित कश्मीर में 10 स्थानों पर NIA ने छापेमारी की है। लखनऊ सहित कश्मीर के 10 स्थानों पर छापेमारी की गई है। अन्य संदिग्ध जनपदों में भी ये छापेमार कार्रवाई जारी है। डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साजिश में शामिल लोगों की पहचान के लिए छापेमारी की जा रही है। तो लखनऊ से अहम खबर, दिल्ली विस्फोट मामले में NIA की छापेमारी। लखनऊ सहित कश्मीर में 10 ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, दिल्ली विस्फोट मामले में NIA लगातार छापेमारी कर रही है। अब लखनऊ में भी NIA ने छापेमारी की है। इसके अलावा कश्मीर में भी NIA के ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है NIA की टीम जो है लगातार जो है जांच में जुटी हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ में है और पूरे हर एक पहलू पर उनके द्वारा जो है पूरी जांच की जा रही है। आज NIA की टीम जो है आज लखनऊ पहुंची और डॉक्टर सहीन के घर पर जा करके उनके भाई और उनके पिता से जो है काफी देर तक उनसे पूछताछ की। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो भी दस्तावेज अभी तक जो है NIA को बरामद हुए हैं, उसी के आधार पर जो है उनकी ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। माना जाए जिस प्रकार से पिछले बार भी जो है ऐशबाग के में उनके घर पर जो है और लालबाग में NIA की टीम ने पहुंच करके उनके परिजनों से पूरी पूछताछ की थी। आज फिर एक बार जो है NIA की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और जो भी दस्तावेज या जो भी चीजें पहले बरामद की गई थी उन्हीं के आधार पर जो है NIA की टीम जो है अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। जी निश्चित रूप से मनीष, अगर देखा जाए लखनऊ के लालबाग में जो डॉक्टर शाहीन का घर है, हालांकि उनके पिताजी यहां पर रहते हैं, उनके घर पर NIA पहुंची है, वहां पर छापेमारी की है। क्या कुछ यहां सुराग कुछ निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से NIA की जब पिछली बार टीम यहाँ पर पहुंची थी तब भी उनके
घर पर जो है जाकर के उनके पिता से, उनके भाई से, सभी से बातचीत उनके द्वारा की गई थी और उनसे पूछताछ की गई थी और काफी उनके जो मोबाइल है, मोबाइल की कॉल डिटेल्स और साथ ही जो भी उनके पास दस्तावेज उनके घर से बरामद हुए थे, तो वो सभी जो है एनआईए ने अपने साथ ले गई थी और उसी के आधार पर जो है अपनी जांच कर रही थी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि एनआईए की टीम की ये जांच जो है लगातार जो है लखनऊ के इर्द गिर्द ही घूम रही है और डॉक्टर शाहीन के जो नजदीकी, चाहे पहले पति हो चाहे या जहां से कानपुर से जहां से उनके द्वारा 2 कारें खरीदी गई, हर एक पहलू पर, चाहे शाहीन के 3 पासपोर्ट हो या मोबाइल नंबर एक मस्जिद के नाम पे हो, इस हर एंगल पे जो है एनआईए की टीम जो है लगातार जो है दस्तावेज के आधार पर जो है अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो अन्य जिलों में भी एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। एनआईए की आपको बता दें टीम जो है लगातार तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। डॉक्टर शाहीन सईद के पिता सईद अंसारी से काफ़ी देर बातचीत भी एनआईए की टीम ने की है। डिजिटल उपकरण व महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साजिश में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके लिए छापेमारी जारी है। वीडियो भेज दिया, देखो जा रहा था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर है। 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरा वनडे शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा दूसरा 1 दिवसीय मुकाबला। रांची में जीत के बाद टीम इंडिया रायपुर पहुंचेगी। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका आपको बता दें सीरीज चल रही है और इसी के तहत दूसरा मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका टीम चार्टर्ड प्लेन से नवा रायपुर में पहुंचेगी। तो नवा रायपुर अब क्रिकेट का केंद्र बनेगा। फैंस को रोमांचक मुकाबले का इंतजार है। झारखंड के रांची में पहला 1 दिवसीय मुकाबला भारत ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। अब दूसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मुकाबला देखने को मिलेगा। फैंस को रोमांचक मुकाबले का इंतजार। तो रायपुर से अहम खबर। 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरा वनडे खेला जाएगा। 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 1 दिवसीय मुकाबला। रांची में जीत के बाद टीम इंडिया अब रायपुर पहुंचेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर। सीएम विष्णुदेव साय जाएंगे मंत्रालय महानदी भवन। 1 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालयी कार्य में रहेंगे व्यस्त। शाम 7:30 बजे उड़ीसा के झारसुगुड़ा रवाना होंगे सीएम साय। झारसुगुड़ा में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रात्रि 10 बजे उड़ीसा से रायपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। रात 11 बजे तक मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे मुख्यमंत्री। रात्रि 10 बजे उड़ीसा से रायपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रात 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रायपुर से अहम खबर। सीएम विष्णुदेव साय जाएंगे मंत्रालय महानदी भवन। रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। शाम 7:30 बजे उड़ीसा के झारसुगुड़ा पहुंचेंगे। झारसुगुड़ा में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। 3 दिसंबर को होगी ये कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी कैबिनेट बैठक। इस दौरान मंत्री परिषद कक्ष में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
शीतकालीन सत्र सहित अन्य मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो सुबह 11 बजे मंत्रालय में अहम बैठक होगी। मंत्री परिषद कक्ष में होगा बैठक का आयोजन। 3 दिसंबर को होगा कैबिनेट 3 दिसंबर को कैबिनेट की अहम बैठक। मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी बैठक। रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र सहित अन्य मुद्दों पर इस अहम बैठक में चर्चा होगी। तो रायपुर से अहम खबर, सीएम शाह की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरदासपुर में पुलिस बदमाश मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। दारूवाला मोड़ पर हुई कार्रवाई, 2 पिस्टल पुलिस ने बरामद की है। मौके पर अधिकारी कर रहे हैं जांच। घायल बदमाशों को भेजा गया है सिविल हॉस्पिटल। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। घायल को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। गुरदासपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। दारूवाला मोड़ पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। 2 पिस्टल पुलिस ने बरामद किए हैं। मौके पर अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। घायल बदमाशों को सिविल अस्पताल भेजा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से है, जहां नाभा सर्कुलर रोड पर बौरा गेट चौक के पास इलाके में संवाद ग्रुप के नेतृत्व में स्थानीय बासिंदों ने सड़क हादसे रोकने को डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लगाए हैं। लोगों ने बताया कि धुंध के मौसम में अक्सर डिवाइडर दिखाई नहीं देते हैं और वाहन डिवाइडर से टकरा जाते हैं। दावा किया कि रिफ्लेक्टर लगाने में खर्च हुई रकम का बिल सरकार को भेजकर भुगतान की मांग की जाएगी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए बताया कि पिछले 40 दिनों में 4 मौतें हो चुकी हैं, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਲੈਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਧੁੰਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਗੀ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਨੀ ਸੜਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰੀਸੈਂਟ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 10-10 15-15 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਰੋਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਾਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ तौर पे जिस तरह कोई बाईपास ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। छेड़छाड़ से परेशान एक युवती ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। परिवार उसे कल्याणपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराता है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल ने बिना जानकारी दिए युवती को गुपचुप तरीके से उर्सला अस्पताल में छोड़ दिया। जब परिजन उसे ढूंढते हुए उर्सला पहुंचे तब जाकर मामले का पता चला। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि हम लोग अस्पताल में थे, लेकिन किसी ने हमें नहीं बताया कि हमारी बच्ची को कहां ले जाया गया है। बाद में खुद तलाश करते हुए उर्सला पहुंचे, तभी पता चला कि उसे वहां छोड़ दिया गया है। हम कार्रवाई की मांग करते हैं। सर, घटना हो गई थी, उसने फांसी लगा ली थी। पता लगा जब हम तो बाहर रहते हैं, मम्मी पापा आए, यहाँ हॉस्पिटल में आए, बताया तब उन्होंने, तब हमको पता चला। समझौता था कि पुलिस वाले कुछ गांव में कोई सुनवाई नहीं कर रहा, संजू प्रधान वगैरह कुछ ये रूरा में। सर, तो आज कैसे सूचना मिली जो आपकी बहन की आप लोग भर्ती कराया गया, कैसे पता चला आपको? पता चला पापा को बताया होगा तब मेरे आया मैं यहाँ पे। लड़का हबीब का है, लड़का का नाम है आसिफ। ये आए दिन परेशान करता, जब लड़की हताश भी गई तो फिर इसने लड़की ने फांसी लगा ली। जब इसको बोलते हैं कि बिटिया का ना दिक्कत करो, नहीं मान रहा। आए दिन गाड़ी देता था और लड़की कुछ दिन बहुत गाड़ी नहीं। फिर के बाद भर्ती कराई हमने, रूरा लेके फांसी लगाई, रूरा रेफर कर दिया हाईलाइट के लिए। हाईलाइट ले गए, फिर हमारे जिला हमारे अस्पताल कर दो, वहाँ रिफर कर दो हाईलाइट के लिए। तो हम हाईलाइट नहीं ले गए सर, हम ले गए नेशनल में 2 दिन भर्ती कराई, उनने छुट्टी कर दी। फिर हमने कहा आनंद सूचना में आज मैं पता लगाते पता लगाया तो वो मिट्टी यहाँ लकड़ी लड़की डर गए यहाँ। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।